लेकिन आज जो लोग मर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने कमल के बटन पे दबा के आज मोदी जी को बिठाया है। मंदिरें बंद रहती, मस्जिदें बंद रहती, तो आज कोरोना का ये प्रकोप महाराष्ट्र में वापस नहीं आता। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो राहुल गांधी की चड्डी खोलूंगा मैं। प्रधानमंत्री जी को अगर हमारे सवालों से दिक्कत है तो कुर्सी छोड़ देना। मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस ने और शिवसेना ने मुझे जेल भेजा। उससे पहले आप चले जाइएगा। यही मनमोहन सिंह का मैं SMS बना के वो बहुत चुटकुले लिया करता था अपने वीडियो में। काम नहीं करोगे तो विनय दुबे की लात आपके पिछवाड़े लगेगी। प्रधानमंत्री हमारा भिखमंगा नहीं है। और यहाँ पे अगर भारतीय बन के काम किए होते तो आज ये सब नौबत नहीं होती, हम सब मोदी जी के साथ खड़े होते। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो राहुल गांधी की चड्डी खोलूंगा मैं। आज प्रधानमंत्री जी को अगर हमारे सवालों से दिक्कत है तो कुर्सी छोड़ देना। सवाल सत्ता से पूछा जाता है, जो बैठेगा उस कुर्सी पे उससे सवाल पूछा जाएगा। कि लोग मुझे भाजपा विरोधी कहते हैं, विरोधी नहीं हूँ मैं कट्टर विरोधी हूँ, क्योंकि इनका कोई भी नहीं दिखाई दे, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री सोया हुआ है। विनय दुबे वो चेहरा है जो हमेशा अपने विवादित बयानों से भाजपा पर निशाना साधकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। ऐसे में आज भिवंडी शहर में समाज सेवक इस्माइल मिर्ची के कार्यालय पर उनका आगमन हुआ, जहां सबसे पहले तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय के पावन पर्व पर ईद की शुभकामनाएं दी। उसके बाद भाजपा की नीतियों पर हमारे चैनल के संवाददाता संदीप गुप्ता से बातचीत के दरमियान जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ कहा विनय दुबे ने, देखिए इस विशेष खबर में। दुबे जी, सबसे पहले तो आपका भिवंडी में आगमन के लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ईद के पावन पर्व पर हमारे मुस्लिम भाइयों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सर, देश को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये मुस्लिम ईद सिर्फ आपका नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, एक विनय दुबे का भी है, मिश्रा जी का भी है, निषाद जी का भी है, पूरे देश का है। ये एक संदेश देता है आपसी भाईचारे का। जब इसकी शुरुआत हुई थी उसका जो उद्देश्य था एकता, आपस में एकता और भाईचारे का था। और आज सदियां बीत गए, कितने ही डेकेड्स चले गए, वो परंपरा आगे भी चल रही है। तो विनय दुबे इस्माइल भाई को ईद की मुबारकबाद देगा और इस्माइल भाई मुझे दिवाली पे आके वहाँ पे मुबारकबाद देंगे। यही भारत है। और ये भिवंडी जो है छोटा भारत आप कह सकते हो। यहाँ पे जिस तरह से आपसी सौहार्द दिखता है बस वो खींच लाता है मुझे। मैं देश में कहीं पे भी होता, इसमें पटना के दौरे पर जाना था, बट सिर्फ भिवंडी आके इस्माइल भाई से मिलना है, क्योंकि ऐसी शख्सियत है जिसके लिए मैं अपना एक दिन पोस्टपोन करके और मुझे यहाँ पहुँचना ही था। तो मैं तमाम आवाम को शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरह हम लोगों का आपस में प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा बना रहे, ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। ये तो अपनी ईद की शुभकामनाएं हो चुकी। सर, जिस तरह से देखा जाए सोशल मीडिया आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहाँ पर आप जनता के हित में कई बार जो है आरोपों के शिकार भी हुए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस बड़ी तेजी से मंडराया हुआ है, और ऐसे में भारत सरकार जिस तरह से हम कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार है, क्या कहेंगे आप? देखा जाए तो हमेशा भाजपा विरोधक आपके ऊपर स्टैंड लगा हुआ है। मुझे गर्व होता है कि लोग मुझे भाजपा विरोधी कहते हैं। मैं अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करता हूँ कि मैं वो विरोधी नहीं हूँ, मैं कट्टर विरोधी हूँ। क्योंकि इनका कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जिसमें कि लाश, खून, हत्या या फिर बर्बादी ना हो। आप कोई भी डिसीजन उठा लीजिए, अगर उनकी डिसीजन सही होते हैं तो आज देश की जगह पे आज हालात ये हैं, हम 21वीं सदी में हैं, 2021 का ईयर चल रहा है। इस कंडीशन में हमें देश को विश्व गुरु होना था। हम लोगों को अमेरिका वीज़ा लेगा हमसे, ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी ने जो सपने दिखाए और हमने यकीन चील के हुए कुत्ते उसको खा रहे हैं नोच नोच के। अभी उन्नाव का आप देख लीजिए कि हिंदू धर्म में कभी भी लाश को दफनाया नहीं जाता, लेकिन पहली बार मोदी जी के शासनकाल में उन्नाव में वो लाशें दफनाई गई, जिसको खोद कर मात्र 3 फीट की सोचिए ज़मीन तक नहीं मिली है हिंदू भाइयों को, मात्र 3 फीट पे उसे दफनाया जा रहा है। और बाद में बालू हटा के कुत्ते उनके कभी पैर कहीं किसी कोने में पड़ा है, सर कहीं कोने पड़ा है, हाथ कहीं किसी कोने में पड़ा है, तो जानवरों को निवाला बना दिया है। तो ये तो विश्व गुरु हम लोग आ गए। अब इसमें आप मुझे विरोधी कहें या आप मुझे नफरत करें, लेकिन जो हकीकत है उसे टाला नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है पूरे भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में जिन्होंने इतनी बर्बादी की है। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। तो क्या लगता है आपको, किसके हाथ में कमान देना चाहिए था जो पूरे देश को जो है एक अच्छी दिशा की ओर ले जाए? देखिए, भारत कभी भी वीरों से खाली नहीं रहा है सर। नरेंद्र मोदी के बाद भी भारत चलता रहेगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बिना यशोदा बहन आज तक जिंदा रह गई, अपनी सारी चीज़ें कर ली। सबको लगता था मोदी नहीं होगा तो नहीं चल सकता, तो यशोदा जी को देख लीजिए, उनकी पत्नी को बिना मोदी जी के बाकायदा उन्होंने अपना कम से कम 40-50 साल निकाल दिया। तो मोदी जी हैं तभी देश चलेगा, ये भ्रम हटा दीजिए।
देश में बहुत सारे बड़े बड़े नेतृत्व हैं, बड़े बड़े सक्षम नेता हैं, लोग हैं जो देश को चलाने की हिम्मत रखते हैं। बाकी पार्टियों का छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको राजनाथ सिंह दिख जाएंगे, बहुत सारे अभी महाराष्ट्र के जो नितिन गडकरी जी हैं, ऐसे लोग सक्षम हैं, लेकिन इनको आगे नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि फिर अगर आगे आएंगे तो अडानी और अंबानी का घर कैसे चलेगा। तो ये जो दलाली का एक जो बड़ा प्रोपोगेंडा देश में चल रहा है, लाशें बेचकर जिस तरह से तिजोरियां भरी जा रही हैं, उसके अलावा भी देश में काम किया जा सकता था। लेकिन आज जो लोग मर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने कमल के बटन पे दबा के आज मोदी जी को बिठाया है। अब उनके घरों की लाशें जल रही हैं, पैसे भर भर के उनकी किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, गहने जेवर गहरात सारे बिक चुके हैं, तब जाके उनकी आंखें खुल रही है। देश अब जाग रहा है। आने वाला 2024 बंगाल जो था वो ट्रेलर था, 2024 में आपको एकदम सुपड़ा साफ मिलेगा बीजेपी का। आप आज महाराष्ट्र के पावन धरती पे कह सकते हैं कि आए हैं। महाराष्ट्र सरकार कोरोना को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह की सक्षम है और किस तरह से कार्य निभा रही है? सरकार को लेकर यहाँ पर क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के कार्यों को मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि चिन्हित कर सकूँ या कुछ उसको बोल सकूँ। माननीय पर आपने टिप्पणी किया तो मैं सोचता हूँ ना, जरूरी है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की कोविड की जितनी भी सारी चीज़ें हुई हैं उसको उन्होंने प्रशंसा की है। जो न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की प्रशंसा की है कि उन्होंने कोविड प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से निभाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये चीज़ कबूल किया है, अभी मन की बात करके जाते हैं उसमें उन्होंने महाराष्ट्र को धन्यवाद किया है कि जिस तरह से कोरोना का उन्होंने रोकथाम किया और सारी चीज़ें की हैं। और एक महाराष्ट्र इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सारी विपरीत परिस्थितियाँ भाजपा ने खड़ा की। आप सोचिए, जब पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था तो मंदिर और मस्जिदें खोलने के लिए आंदोलन कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी रस्तों पे उतर गई, इसको हिंदुत्व का मुद्दा मिटा दिया। अगर उस समय मंदिरें बंद रहती, मस्जिदें बंद रहती तो आज कोरोना का ये प्रकोप महाराष्ट्र में वापस नहीं आता। वैक्सीन्स इन्होंने रोकी हुई है, वैक्सीन्स है नहीं तो यहाँ पे महाराष्ट्र में चल रहा होता। इन्होंने सारी कोशिश, सारी अड़चनें डाली, लेकिन उसके बावजूद माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे साहब ने जिस कुशलता के साथ ये पूरा झेला और इसको निपटाया है, उसका तो सराहना पूरा विश्व कर रहा है। सर, मेरी इतनी हैसियत नहीं है या फिर किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को उनके कार्यों के लिए हम लोग कुछ कह सकें। नेगेटिव करेंगे, हम आपको चिन्हित करेंगे कि ये काम गलत हो रहा है, इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, जिसको प्रधानमंत्री मान रहा है, विश्व अमेरिका ने इसको अपने इसमें लिया प्रोटोकॉल में कि अगर कोरोना पर अपने को प्रबंधन करना है तो महाराष्ट्र से सीखिए इस तरह का। तो ये बड़ी बात है हमारे महाराष्ट्र के लिए, और महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है, मैं तो यहीं पैदा हुआ, तो इसी के लिए से पूरा देश घूमता हूँ। और आज अपने भाई इस्माइल भाई के साथ यहाँ पे बैठ के इनको विश करने आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? विशेष तौर पर जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि भिवंडी शहर मिनी इंडिया के रूप में, एकदम भिवंडी वासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे, क्या संदेश अपने शब्दों के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, एकता और अपनी जो एकजुटता है उसे बनाए रखें। हम लोग तो बार बार आना चाहते थे, अभी जैसे कि मेरे भाई ने यहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया एक नगर सेवक होते हुए भी, तो हमें ये उम्मीद थी कि अभी चुनाव होगा और हम अपने चुनाव में अपने भाई के साथ खड़े रहने के लिए, न केवल विनय दुबे, बनारस वाले मिश्रा जी, काजल निषाद, मोहित शर्मा, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको भिवंडी में मिलते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से ये इलेक्शन आगे चला गया, वरना मेरे भाई के चुनाव में, ये चुनाव मैं अपनी तरफ से, क्योंकि घर का हमारा मसला है, मेरे बड़े भाई हैं, उसको लेकर हम लोग भिवंडी लगातार बने रहते हैं। विनय दुबे क्या चुनावी प्रचारक के रूप में अपने चेहरे को चर्चित करने वाले हैं? ऐसा कभी नहीं है, हम लोग एक एक्टिविस्ट रहे हैं और वही रहेंगे। आप मेरे मुंह से कभी किसी पार्टी का नाम नहीं सुनोगे। मैं बंगाल भी गया, हमने वहाँ पे भी सभाएं की, लेकिन कहीं टीएमसी के लिए सभाएं नहीं की। हमने ये कहा था कि बीजेपी को वोट मत दो, बाकी जिसे देना है आप दे दो, क्योंकि अगर बर्बाद होना है तो आप उनको चुनाव में जिताइए, अदरवाइज बहुत सारी पार्टियां हैं जो विकल्प के तौर पर हैं। विनय दुबे क्या चुनावी रणनीति में अगली तैयारी में है? क्या विनय दुबे चुनाव लड़ेंगे? विनय दुबे कोई भी चीज़ छुपे हुए तौर पे नहीं करता सर। अगर मुझे कुछ चुनावी में जाना है या फिर कुछ करना है तो डंके की चोट पे छाती ठोक के हम इसे मैदान में। आपने संकल्प लिया होगा? मेरा संकल्प एक ही है, भाजपा मुक्त भारत, और मैं दिन रात उसमें लगा हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी अपने देश को बचाने की है। मैं चुनाव, विधानसभा, लोकसभा तो फिर कभी भी लड़ सकता हूँ। आज मेरी कोई भी साथ नहीं है राजनीति में, लेकिन मेरा एक ही टारगेट है, अगर 10 वोट खराब कर सकता हूँ बीजेपी के तो करूँगा, क्योंकि इनको रोकना मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे ना, तो मैं नहीं चाहता वो ये हिंदू मुसलमान की जो नफरती गैस है ना, उसको उसकी महक आए, वो एक अच्छे वातावरण में रहें जो हमने जिया है। मेरे बचपन में मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ
मेरे बगल में बैठा हुआ इस्माइल है या अब्दुल है, हम तो भाई भाई के तौर पे एक ही टिफ़िन में खाना खाते थे। ये जो नई चीज़ें 2014 के बाद आई हैं, ये ख़त्म करना मेरा मकसद है। तो मेरे जैसे जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सारा दिन रात इसी में लगा रहता है, और यही कारण है कि सबके ऊपर दर्जनों डबल दर्जन केसेस हैं। किसी पे 24 केसेस है, किसी पे 22 केसेस है। हर हफ्ते हमें कोर्ट जाना पड़ता है, जमानत लेनी पड़ती है। लेकिन ये सब कहीं हौसले हमें बढ़ाते हैं, तोड़ते नहीं हैं। क्योंकि जब बीजेपी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, कोर्ट को आगे करती है, लेकिन हम आप सबकी दुआओं से और आप लोगों का जो प्यार और एकता अखंडता है उसकी वजह से आज बचते रहे और हमेशा बचते रहे। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है देखा जाए जिस तरह से लगातार खाली भाजपा को टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की संरक्षण में तो नहीं है आप। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो राहुल गांधी की चड्डी खोलूंगा मैं। आज सवाल सत्ता से पूछा जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय। आप उससे नहीं पूछोगे जो विपक्ष में होगा। आज प्रधानमंत्री जी को अगर हमारे सवालों से दिक्कत है तो कुर्सी छोड़ देना, बिठा दे जिसे जो बैठेगा उस कुर्सी पे, उससे सवाल पूछा जाएगा। और रही बात कांग्रेस की बात, तो महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है। जब मैंने पिछले साल बांद्रा का जब वहाँ पे आंदोलन हुआ था मजदूरों का, जब जेल हुई थी 14 दिन पे, तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय तो आप कह देते कि अरे आप तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो, देखो विपक्ष में बैठी है। तो मुझे कांग्रेस ने, मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस ने और शिवसेना ने मुझे जेल भेजा था। तो आप बता दीजिए मैं किसकी तरफ हूँ। जिस तरह से आप लगातार सिर्फ देखा जाए तो भाजपा पर जो है आप अपना निशाना साधते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में एक हम कह सकते हैं कि सवाल खड़ा होता है कि आप कांग्रेस के समर्थन में होंगे। 2014 से पहले आप चले जाइएगा, यही मनमोहन सिंह का मैं SMS बना के भी बहुत चुटकुले लिया करता था अपने वीडियो में, क्योंकि वो सरकार में प्रधानमंत्री पद पे थे। यही नरेंद्र मोदी का मैं सपोर्ट किया करता था 2014 में। मैं चाहता था कि देश में एक बदलाव होना चाहिए, 2G स्कैम, वाड्रा स्कैम, फलाने स्कैम हटना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए। लेकिन जब ये आदमी चुन के आया तो ये आदमी ही बदल गया। जब आप पद पे हो, अगर काम नहीं करोगे तो विनय दुबे की लात आपके पिछवाड़े लगेगी। चाहे वो पप्पू ये राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो। लेकिन देखा जाए जिस तरह से आपके कई ऐसे शब्द जो है अपने प्रधानमंत्री के विरोध में, कई ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि निंदनीय बहुत सी बातें निकली, तो कहीं ना कहीं एक मतलब ये भी लोगों के मन में कि प्रधानमंत्री की जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो चीज़ नहीं आपसे। रिस्पेक्ट भीख मांगने से नहीं होती है। प्रधानमंत्री हमारा भिखमंगा नहीं है तो वो रिस्पेक्ट भीख मांगे। आपको वैसा काम करना पड़ता है। आप वो काम करिए, मैं क्यों गाली दूंगा? मुझे कौन सा यहाँ पे पड़ी हुई है कि मैं आपको गाली दूँ? आप अगर लाशें गिराओगे, गोधरा में 2000 लोगों को मार दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए, कोरोना में बंगाल जीतने के लिए, मुश्किल से 50-60 सीट जीतने के लिए पूरे देश की लाशें बहा दी। गंगा में, नदिया में लाशें बह रही हैं। मेरी जगह उनके घर वाले से जाके पूछिए नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं। मैं तो बहुत चाइनीज शब्दों में गाली देता हूँ, उनके मुंह से ऐसी ऐसी गालियाँ निकलेंगी ना, आपके कान से खून निकलेंगे। तो अब देश की आवाम हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रही है। मेरी गालियाँ तो उनके सामने एकदम पैर की जूती है सर। तकलीफ में है देश, ये चीज़ उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आज हालात ये हैं कि ना हमारे पास वैक्सीन है, ना हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। जो PM केयर से वेंटिलेटर्स भेजे जा रहे हैं वो भी एकदम 3rd क्लास रद्दी माल भेजा जा रहा है। बस खाना पूर्ति है, हमें दिखाना है। एक अस्पताल है तो बता दीजिए मुझे जहाँ पे किस तरह की सरकार चाहिए? सीधा सीधा जनता की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, अस्पताल में बेड जो दे दे, ऑक्सीजन जो दे दे, बच्चों को जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो शिक्षा है और बेसिक जो टर्म है, रोज़गार वगैरह है, जो दे दे हम उसके साथ। 2014 के पहले ये सारी चीज़ें थी, हमेशा रही हैं सर, अभी भी रही हैं, बस अभी 45% कम हो गई है। मोदी जी की ये कार्यकुशलता है, 18 घंटे काम करने के बाद रोज़गार तभी भी थे, अभी भी हैं, बट वो 45% कम हो गई है। 45% 2 वर्ष के अंदर भीतर कम हो गई, क्योंकि कोरोना का काल लग गया। नहीं, किसने कहा ये सर? आज अगर GDP की बात किया जाए, अगर जॉब की बात करें, चाइना क्यों पीछे नहीं जा रहा है? बाकी छोड़ दो सर, चाइना वाइना, पाकिस्तान कैसे नहीं डिस्टर्ब हो रहा है? आज पाकिस्तान में कोरोना की लहर देख रहे हो क्या? सिर्फ भारत में क्यों दिखाई दे रही है? भारत में इसके लिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री सोया हुआ है, उनका प्रधानमंत्री काम कर रहा है दिन रात। जिसे हम दुश्मन मान के काम करते थे, आज वो हमें ऑफर कर रहा है। हमारे इधर लोक संख्या जो है काफ़ी चाइना से ज़्यादा है क्या सर? चाइना से ज़्यादा है। चाइना 1 नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में, बट वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं होता, जिसकी वजह से आज वो सक्सेस है। आज वो जनता को और अपना चाइनीज़ पीपल बोल के काम करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर भारतीय बन के काम किए होते तो आज ये सब नौबत नहीं होती, हम सब मोदी जी के साथ खड़े होते। लेकिन जब से वो कपड़े से पहचानने लगे हैं ना, टोपी और कपड़े से, तब से ये बर्बादी शुरू हुई है। और ये देश का इतिहास रहा है, बड़े बड़े आए और चले गए।
ये देश की एकता अखंडता किसी के बाप के टूटने से नहीं टूटेगी। और मोदी का दामोदर दास मोदी भी आ गया ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। कहीं आप बीजेपी को निशाना बना के आप तो कोई आगे का नहीं अपना प्लान बना रहे हैं? सर आज तक मैंने ना बीजेपी को छोड़ा है, ना कांग्रेस को छोड़ा है, ना राष्ट्रवादी को छोड़ा है, ना समाजवादी को छोड़ा है, ना किसी को छोड़ा है। कौन मुझे लेगा? मुझे जैसा मैं तो एकदम तीसरा फंड भी नहीं है कि चलो उसके पास आजमाया जाए। अगर मैं आपकी रोज़ बेइज्जती करूँ, आप मुझे माला पहनाएंगे? आज ऐसा है तो फिर मैं बीजेपी ज्वाइन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर बीजेपी माला पहनाएगी तो भाव बढ़ा रहे हैं। भाव तो बढ़ता ही है सर, भाव जनता बढ़ा रही है मेरा। जिस जगह जाता हूँ वहाँ पे लोग आते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, मैं बहुत खुशी मिलती है कि मुझे मेरा भाव बढ़ रहा है। ये क्योंकि जनता की बात मैं कर रहा हूँ। वो जो आप बोलते हैं ना मैं गालियाँ देता हूँ, एक्चुअल में अब जनता की जो मन में जो गालियाँ पनपती है ना वो मैं अपने वीडियो में बोल देता हूँ। आप सोचो मेरा वीडियो वायरल क्यों होता है? क्योंकि मैं गालियाँ देता हूँ और जनता यही गाली प्रधानमंत्री को देना चाहती है। उनको लगता है वाह बेटे ये तो मेरी गाली थी, इसने दी है, चल अभी इसको पहुँचाता हूँ। तब जाके चीज़ें आगे तक जाती हैं और इसी तरह से विनय दुबे का भाव बढ़ा है।